ओके, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी का मीनिंग हमने कहा था इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की, एक स्पीसीज के एक मेंबर की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जो कहां से इवॉल्व हुआ है, ये चेक करना हमने कहा था फाइलोजेनी। ठीक है, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री चेक की थी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ह्यूमन बीइंग, जो आजकल की ह्यूमन बीइंग है, होमो सैपियंस। ओके, तो सैपियंस कहां से आए? तो होमो इरेक्टस, होमो हिबालिस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मींस फिर रामापिथेकस, शिवापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, यहाँ से आए। ड्रायोपिथेकस सबसे पहला वाला एप लाइक मेन था। ओके, तो ऐसा मेन जो एप से रिजेंबल करता था, वो वहां पर ड्रायोपिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस कहाँ से आए? तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से आए, मतलब एप से आए, और एप ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से आया था। ओके, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहाँ से आए? तो स्मॉल मैमल से आए, स्मॉल साइज मैमल से। स्मॉल साइज मैमल कहाँ से आए? तो हमने लिखा था रेप्टाइल से। रेप्टाइल कहाँ से आए? तो हमने लिखा था एम्फीबियन से। एम्फीबियंस स्पाइसेस से, फिशेस से। स्पाइसेस कहाँ से आई? मतलब वर्टिब्रेट कहाँ से आए? इनवर्टिब्रेट से। ओके, तो ये हमने ह्यूमन बीइंग को, होमो सैपियंस को ट्रेस किया था, उसकी कहाँ तक बैक में चेक किया था, कहाँ कहाँ से आया वो। ठीक है, वैसे ही अब दूसरा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनी में सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल एक ही स्पीसीज के एक मेंबर की हम वहां पर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री चेक करते हैं, लेकिन ये है रिलेशनशिप। ओके, ये है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमने कहा था कि एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता रिलेशनशिप में। ओके, हमेशा वो एंगेज रहेगा किसी किसी के साथ, मतलब तो वहां पर एटलीस्ट दो मेंबर होना चाहिए। ठीक है, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक हमने लिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, हमने डिफाइन किया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ओके, उनके बीच में दो डिफरेंट स्पीसीज के, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करना, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कैसे ट्रेस करेंगे इवोल्यूशनरी कंपैरिजन करके? तो बाय कंपेयरिंग देयर कैरेक्टर्स। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कैसे ट्रेस करेंगे? उनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करके। कंपेयर करना मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स को भी, सिमिलरिटीज को भी बताना, और डिफरेंसेस को भी बताना कि क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या सेम कैरेक्टर्स है, और कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ये दोनों चीजों को बताना। तो हमने एग्जांपल लिया था ह्यूमन बीइंग एंड फ्रॉग। ओके, तो ह्यूमन बीइंग एंड फ्रॉग के बीच में सिमिलरिटीज हमको दिखाना और डिफरेंसेस भी दिखाना। तो सबसे पहले हमने कहा कि ऑल ये ह्यूमन बीइंग्स एंड फ्रॉग क्या होते हैं? लिविंग। ओके, होते हैं लिविंग। ह्यूमन बीइंग लिविंग है कि नहीं? हाँ सर, हाँ फ्रॉग, सर, फ्रॉग भी है फ्रॉग भी लिविंग है ना कि नॉन लिविंग है? सर, दोनों लिविंग भी हैं। लिविंग है। तो सबसे बैक में हम जब जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि ये दोनों के दोनों लिविंग है। अब लिविंग है तो लिविंग में दो तरह के, फिर हम सबसे पहला डिफरेंसेस लिविंग बीइंग में दो तरह से करते हैं, वेदर प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें और यूकैरियोटिक सेल है। तो फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग्स, इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है, मतलब सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस मिलता है। ओके, तो ह्यूमन बीइंग भी और फ्रॉग भी क्या है? यूकैरियोट। तो दोनों यूकैरियोट है। तो अभी दोनों में सिमिलरिटी चल रही है। उसके बाद में यूकैरियोट भी दो कैटेगरी के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। तो जैसे यूकैरियोट। यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर को निकाल दिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा होते हैं। ओके, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट का ग्रुप है। पढ़ा है हमने, फाइलम प्रोटिस्टा पढ़ा था ना। हिकल और हिकल ने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को फाइलम प्रोटिस्टा में प्लेस किया। तो मल्टीसेलुलर, तो बताओ फ्रॉग यूनिसेलुलर होती है कि मल्टीसेलुलर? मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर। ह्यूमन बीइंग
ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर। मतलब दोनों में अभी सिमिलरिटी है, मल्टी सेलुलर है, मतलब दोनों लिविंग है, दोनों यूकैरियोट्स है, दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अभी तक सिमिलरिटी आ रही है। फिर मल्टी सेलुलर के बाद में क्या ये ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है? हेटेरोटॉप। हेटेरोट्रॉफ। कौन कौन हेटेरोट्रॉफ है? ह्यूमन बीइंग Human हेटेरोट्रॉफ being। ओनली, फ्रॉग हेटेरोट्रॉफ है Frog। ओनली, और बोथ हेटेरोट्रॉफ है या बोथ ऑटोट्रॉफ है? क्या बोथ होगा बताओ? हेटेरोटॉप है। दोनों भी। वेरी गुड, बोथ हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बेसिस पर आगे फर्दर डिवीजन हुआ मल्टी सेलुलर्स का। तो प्लांट्स अलग निकल गए क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। यहाँ से प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया निकल गए थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मतलब प्रोटिस्टा निकल गए, मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स निकल गए। अब बचे फंजाई एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि फंजाई और एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोटॉप। ओके, तो ये हेटेरोट्रॉफ है, दोनों के दोनों हेटेरोट्रॉफ है। फिर हेटेरोट्रॉफ में सेल वॉल एब्सेंट, तो एक में सेल वॉल प्रेजेंट और एक में सेल वॉल एब्सेंट। तो सेल वॉल प्रेजेंट, तो अब लिविंग यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स, यहां तक केवल दो ही किंगडम बचे अब, फंजाई एंड एनिमल्स। ओके, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो फंजाई में आएंगे, ओके, काइटिनस सेल वॉल। और जिनमें ऐसे हेटेरोट्रॉफ जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल्स में आएंगे। तो ह्यूमन बीइंग की सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है कि प्रेजेंट होती है बेटा? एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट। तो ह्यूमन बीइंग क्या हो गए? एनिमल हो गए कि फ्रॉग हो गए? एनिमल हो गए कि फंजाई हो गए? एनिमल। 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 एनिमल हो गए। ओके, फ्रॉग, फ्रॉग के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट होती है? एब्सेंट। एब्सेंट। एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट, एब्सेंट होती है दोनों में, इसलिए दोनों यहाँ पर आ जाएंगे एनिमल्स की कैटेगरी में। तो दोनों एनिमल्स हो गए, सेल वॉल एब्सेंट, यहाँ पर एनिमल्स। ओके, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट हेटेरोट्रॉफ और सेल वॉल प्रेजेंट, तो वो ऐसे हेटेरोट्रॉफ मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो होते हैं फंजाई। क्योंकि हमने प्लांटी को अलग कर दिया, प्रोटिस्टा को अलग कर दिया, मोनेरा को अलग कर दिया, तो दो ही बचे थे फिर अब किंगडम्स, फंजाई एंड एनिमलिया। किंगडम फंजाई अलग हो गया क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट, और किंगडम एनिमलिया अलग हो गया क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इनमें सेल वॉल वहां पर। फिर एनिमल्स, एनिमल्स में भी दो ग्रुप होते हैं, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, मतलब कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट। ठीक है, तो जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा, वो इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, आपकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है क्या? आपकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है? हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? हाँ सर। यस सर। ओके, तो क्या आपकी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है? नहीं सर, नहीं है। ओके, किसने आंसर दिया? नाम बताओ अपना। मिथिल सर। हेलो सर, आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ, तो भावेश बेटा, जब आपको क्वेश्चन पूछना है, आंसर देना है, रिप्लाई देना है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, उसी टाइम पर, या नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम पर आप माइक ऑन करके बताओगे,
और जैसे ही बताया उसके बाद में माइक को फिर से म्यूट कर दोगे बेटा। माइक म्यूट रहना चाहिए जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तब, ताकि सब लोग को सही से सुनाई दे। तो नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम पूछा था, तो वर्टिब्रल कॉलम में तीन ने कहा कि एब्सेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब देखो, वर्टिब्रल कॉलम के कारण हमारी बैकबोन बनी है। बैकबोन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल कॉर्ड नर्व कॉर्ड के कारण बनती है। वर्टिब्रल कॉलम के कारण बैकबोन बनती है। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन्स है उसमें, ओके, न्यूरॉन्स है। और बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन, बोन है वो, ओके, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। सर बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी ना? हाँ, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, ओके, जो हमारी पूरा जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट बॉडी का एक्सियल पार्ट, उसको सपोर्ट करके रखती है। तो ये बैकबोन, ओके, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं, ओके। तो ये बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। और इस बोन के अंदर बीच में हॉलो पोर्शन है, हॉलो बोन है, मतलब ये बाहर से ऐसे सॉलिड है और अंदर से पूरी ऐसी हॉलो है, एक के बाद में एक वहां पर वर्टिब्री जुड़ती जाएगी। और ये हॉलो पोजीशन वहां पर ऐसा, देखो शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये दोनों का यहाँ पर पोर्शन ऐसा, ठीक है। हाँ, सर। तो ऐसी पूरी अबाउट 33 बोन्स ऐसी रन करती है, ऐसी सभी के सभी, ओके। कितनी बोन सर? 33 वर्टिब्रल कॉलम में, तो ये पूरी रन करती है ऐसी, ओके। और ऐसी खाली रहती है, और इस खाली जगह में से फिर स्पाइनल कॉर्ड आती है, नर्वस टिश्यू, ओके। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में होता है ये वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर नर्वस टिश्यू को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो जेली लाइक है, सॉफ्ट है, ओके। ब्रेन को उसको सर उसका अफेक्ट होता है ना थोड़ा? यस, तो फिर अफेक्ट थोड़ा नहीं, बहुत सारा होगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारी रिफ्लेक्स एक्शन को, हमारी बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट को, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करती है, ओके। तो किसी को पैरालिसिस हो सकता है, कुछ हो सकता है, ऐसा मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी, जिस तरह की नर्व को अफेक्ट होगा। तो वर्टिब्रल कॉलम हमें, अब बताओ प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट? प्रेजेंट। यस, सर प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है। कौन है ना सबके पास में? हाँ सर। फिर बैकबोन नहीं होती तो हमारा जो हेड मतलब सिफेलस सर वाला वो रीजन हेड है, जो है वो फिक्स पोजीशन में वो नहीं पूरा होता ऐसा सर, आ वो जाता हेड फिक्स हाँ, पोजीशन में नहीं होता है ना। तो ये पूरा एक्सियल, ये जो पूरा पार्ट है इतना, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल। और इनको बोलते हैं अपेंडेजस, हाथ पैर को बोलते हैं अपेंडेजस, ओके। बाकी पार्ट को, ये जो पूरा यहाँ तक है, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सियल। तो ये सर। एक्सियल बैकबोन नहीं पार्ट, रहता तो हमारी बॉडी स्टिफ खड़ी नहीं रह पाती ना? यस, ठीक है। तो पूरे स्केलेटन के कारण हम ऐसे हैं, अगर बैकबोन नहीं होती तो हम ऐसे हो जाते, ठीक है। और ढीले पड़ ये जाते। बोन नहीं होती, सपोर्ट नहीं बोन नहीं रहता। होती तो हम रबर के जैसे हो जाते, सपोर्ट। या सपोर्ट प्रोवाइड करती है बोन हमें, इसलिए हमारी बॉडी का प्रॉपर शेप जो बनता है वो बोन के कारण बनता है, इसलिए उसको स्केलेटन बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, तो हमें वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम जिनमें एब्सेंट होगा उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेट। उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स। तो हम तो ह्यूमन बीइंग तो हो गए वर्टिब्रेट, हमें बैकबोन है। फ्रॉग में बैकबोन होती है कि नहीं होती बता? सर नहीं होती है। होती है बेटा, होती है सर। ओके। देखो 5 क्लासेस में, 5 क्लासेस में बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। पाइसेस मतलब फिशेस, फिश का स्केलेटन देखा है क्या कभी? कार्टून वार्टून में तो देखा ही होगा ना, यस हाँ सर। सर। उसमें भी होती है ऐसी बैकबोन, ओके। वर्टिब्रल कॉलम ऐसी छोटी छोटी सी बोन निकलती है उसके पास में से, और ऐसी लंबी डंडी जैसा होता है, ओके।
तो फिश में भी होती है तो पाइसेस, एम्फीबियंस ठीक है, एम्फीबियंस। तो फ्रॉग क्या है, मैमल्स। फ्रॉग फ्रॉग क्या है, फ्रॉग किसको एम्फीबियन है, कहते फ्रॉग हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन है, तो एम्फीबियन में भी होती है, तो उसमें भी है मतलब वर्टिब्रल कॉलम प्लेटफॉर्म। बैक। मैमल्स में भी फिर होती है, मैमल्स। रेप्टाइल्स में भी होती है, रेप्टाइल्स में भी होती है, ओके, क्रोकोडाइल वगैरह इनमें, है ना। तो मैमल्स। बर्ड्स में भी होती है, एवीज, एवीज क्लास बोलते हैं बर्ड्स के लिए, यस सर। ठीक है। और मैमल्स, मैमेलिया जिसमें हम आते हैं, उनमें भी होती है। तो इन 5 क्लासेस में, कॉर्डेटा, फाइनल कॉर्डेटा की 5 क्लासेस में, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया, इन 5 क्लासेस में वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, इसलिए इनको 5 क्लासेस के मेंबर्स को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो फ्रॉग भी वर्टिब्रेट है और ह्यूमन बीइंग भी वर्टिब्रेट है। तो यहाँ तक सिमिलरिटी होगी हम में और फ्रॉग में। अब आएंगे डिफरेंसेस। यहाँ तक सिमिलर है फ्रॉग और हम, तो सिमिलरिटी चेक कर ली सबसे पहले हमने। फिर हम और फ्रॉग अलग कैसे हुए हैं, ओके। तो जो हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली, है ना, एक्सटर्नल फीचर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी देखते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जैसे हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो फ्रॉग हमको बहुत ही अलग दिखता है हमसे बाहर से, लेकिन इन फीचर्स में वो हमसे सिमिलर है। अब इसके बाद में डिफरेंसेस शुरू होते हैं, ओके। उनके पास में टिम्पैनम मिलता है ओनली, ओके। उनके पास में ईयर पिन्ना नहीं मिलता, हमारे पास में ना ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना। ये एक्सटर्नल पार्ट। कभी कभार आपने छोटे बचपन में गलती की होगी तो कान पकड़े होंगे, लेकिन फ्रॉग अपने कान नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उसके पास में एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना जिसको कहते हैं, ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ, सर है ना। रेप्टाइल के पास तो कान ही नहीं होता। कान नहीं होता, नहीं, यही नहीं होता बाहर वाला पार्ट, इसको हम ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना बोलते हैं। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स और पाइसेस, इनके पास में ये नहीं होता, ओके। तो फिर तो वो सुनते सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, ओके। एम्फीबियंस और रेप्टाइल सुन सकते हैं क्योंकि उनके पास में टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम, अंदर की तरफ सर वो टिम्पैनम सेंस होता करते हैं ना शायद। है। नहीं नहीं नहीं, टिम्पैनम होता है, सेंस मतलब ये सेंसरी ऑर्गन ही है, सेंस ही कर रहे हैं हम। हियरिंग कर, हियरिंग ये भी सेंसरी फंक्शन है, ओके। तो स्नेक समझ में समान। आ रहा है, साउंड को रिसीव करना, परसीव करना और पहचानना, ये भी सेंसरी फंक्शन है, ठीक है। तो वो भी सेंस कर रहे हैं, तो मतलब वो, उनके पास में टिम्पैनम है, वहां से जा रहा है, ठीक है। रेप्टाइल के पास में एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रहता है, ऑर्गन ऑफ बोजानस बोलेंगे हम जिसको, जिससे वो वाइब्रेशन को भी पता कर सकता है, वाइब्रेशन से भी पता कर सकता है कि क्या है। जैसे स्नेक वगैरह होते हैं, तो ओनली वो वाइब्रेशन, ओके। आपने देखा होगा कि जो स्नेक चार्मर होते हैं, स्नेक को पालने वाले या स्नेक को पकड़ने वाले, जो स्नेक चार्मर होते हैं, वो क्या करते हैं, स्नेक कहीं पर दिखा उनको पकड़ना है, तो गलती से वो क्या करवाते हैं, एक हाथ इधर से डालते हैं और दूसरे हाथ से पीछे से पकड़ लेते हैं उसको, ठीक है। आप मत करना ऐसे, हाँ, ठीक है, उनको प्रैक्टिस रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो वेरी उसको वेरी। उलझाते हैं, एक तरफ की वाइब्रेशन इधर से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से जल्दी से उसको पकड़ रहे हैं कि वो इधर की तरफ जाए, इधर की वाइब्रेशन के लिए। लेकिन वो जिस, उनकी जो प्रॉपर प्रैक्टिस रहती है, इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं प्रॉपर, आपको नहीं करना है। तो पता चले इधर का कर रहे हैं और इधर बाद में कर रहे हैं, तब तक वो पीछे पलट करके भी आ रहा है, ओके। तो ऐसे खतरनाक खेल नहीं करना चाहिए, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए ऐसे टाइम पर, ठीक है। ये बस वो मूवीज वगैरह में और इसमें अच्छा लगता है, वो एक्स फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी, ऐसा वैसा, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से जान मिली है, जिंदगी मिली है, उसको ऐसे ही एक सेकंड की गलती से नहीं गंवाना चाहिए। तो लाइफ में दूसरी भी चीजें हैं बड़ी बड़ी, अगर सांप को पकड़ना ही या किसी मुश्किल काम को बस एक बार करना ही अगर लाइफ की अचीवमेंट होती, तो स्नेक चार्मर को तो बहुत सारी चीजें मिलना चाहिए थी, फिर कितना अचीवमेंट मिलना चाहिए था उसको, तो वो तो हर बार सांप पकड़ते हैं, वो हर बार ऐसे कीड़ों में रहते हैं जो ऐसे लोग करते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट इन दिस। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए लाइफ बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है, ओके।
तो नेक्स्ट हमने कहा बेटा वर्टिब्रेट्स है दोनों के दोनों। अब डिफरेंसेस चालू हो रहे हैं। उनके पास में ईयर पिन्ना नहीं है, हमारे पास में ईयर पिन्ना है। ओके, फिर फर्दर नेक्स्ट, उनके पास में 10 क्रैनियल नर्व्स होती है, ब्रेन से 10 क्रैनियल नर्व्स निकलती है, हमारे पास में 12 क्रैनियल नर्व्स होती है, 12 होती है। ओके, उनके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फ्रॉग के पास 3 चैम्बर्ड वाला हार्ट, हमारे पास में 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड। ओके, उनके पास में 3 चैम्बर होने से मिक्स ब्लड पंप होगा, हमारे पास में 4 चैम्बर होने से डीऑक्सीडेटेड ब्लड मतलब CO2 कंटेनिंग ब्लड अलग जाएगा एल्वियोल लंग्स के पास, और ऑक्सीडेटेड ब्लड सभी ऑर्गन्स के पास में भेजा जाएगा। तो हमारा ब्लड मिक्स नहीं होता, ठीक है। सर उनका हमारी blood बॉडी mix- मिक्सिंग ब्लड है, एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना मिक्स्ड ब्लड। देखो बेटा ऐसा नहीं है, हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा है, हम बोलते हैं हम इवॉल्व है, हाईली इवॉल्व है, हम कॉम्प्लेक्स है, हाईली इवॉल्व है। क्यों? क्योंकि हमने जो हम बोलते हैं कि जो इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये फ्रॉग, तो फ्रॉग हमसे इवॉल्व क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रॉग में ऐसे मैकेनिज्म है जिनको हमारे इसमें अच्छा कर दिया गया है। ओके, है ना, मतलब हम यस दूसरों के सुधरे हुए फॉर्म है, दूसरों में जो गलतियां रह गई वो हमें सुधारते हुए आ गई, ठीक है। तो ये उनके पास में ब्रेन है, लेकिन ब्रेन के नाम पर कम न्यूरॉन्स है फ्रॉग के पास, हमारे पास में ब्रेन है, ब्रेन हमारे पास में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, इसलिए हम बहुत डाइवर्स टाइप के फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, एट अ टाइम मेनी फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उनके पास में वोकल कॉर्ड मेल में ही एक्टिव होती है, और ओनली वो एक ही तरह का साउंड निकाल सकते हैं, मेल जो टर टर साउंड रहता है ना, बस ओनली वो मेल फ्रॉग निकाल सकती है, फीमेल फ्रॉग नहीं निकाल सकती। हमारे पास में वर्टिकल कॉलम वोकल कॉर्ड्स डेवलप्ड है, और वोकल कॉर्ड्स डेवलप होने से लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स है हमारे पास, तो एक्सलेशन करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे वोकल कॉर्ड का, कि हम अलग अलग आवाज, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं चीजों का, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। और फिर दूसरा हमारे पास में स्पीच एरिया, ब्रेन में ब्रोकाज एरिया है, ओके, जिसको हम बोलते हैं स्पीच एरिया। तो हम सोच सकते हैं कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ओके, किस जगह पर क्या बोलना है, तो ये स्पीच एरिया भी हमारे पास में है। तो ये सभी चीजें वहां पर आ रही है। ओके, हमारे वो टेट्रापोड है, हम भी टेट्रापोड है, लेकिन उनमें टेट्रा मतलब 4, जो 4 फीट है, पोडा मतलब फीट, वो चारों की चारों लिम्स जो है वो चलने के लिए, मूवमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं। हम केवल बाइपेडल मूवमेंट शो करते हैं, है ना, 2 ही अपेंडेजेस से चलते हैं हम, पैरों से मतलब, तो 2 अपेंडेजेस से चलते हैं हम, बाइपेडल मूवमेंट शो करते हैं, वो टेट्रापेडल मूवमेंट करते हैं। ओके, तो ये वहां पर डिफरेंसेस है। हमारी टंग, ये डाइजेशन में पढ़ा था, हमारी टंग पोस्टेरियरली फ्लोर ऑफ बकल कैविटी के साथ में लिंगुअल फ्रेन्युलम की हेल्प से कनेक्टेड रहती है। ओके, और पीछे यूविला रहता है सॉफ्ट पैलेट से निकलता हुआ, लेकिन उनकी इसमें टंग आगे से कनेक्टेड रहती है, एंटेरियर एंड से फ्रॉग में कनेक्टेड रहती है, और पोस्टीरियर एंड ऐसा रहता है, बाइफिड टंग होती है उनकी, बाइफिड, बाइफिड मतलब 2 पार्ट्स में टूटी हुई, ऐसे कट लगी हुई, 2 सेक्शन में, तो बाइफिड टंग होती है। तो उस अपनी टंग को बाहर फेंक सकते हैं ओरल कैविटी से, ठीक है, ओरल कैविटी से बाहर, लेकिन हम ओरल कैविटी से बाहर नहीं फेंक सकते, हमारी टंग को बाहर निकाल सकते हैं थोड़ी, लेकिन फेंक नहीं सकते, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे है तो अंदर रोल डाउन करके रखते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट दिखा उसको बाहर इस तरह से फेंकेंगे आगे के पार्ट, तो आगे से वो ज्वाइंट रहती है, पीछे से उनका पोस्टीरियर एंड फ्री रहता है, और बाइफिड टंग होती है। हमारी टंग कनेक्टेड रहती है, सिंगल रहेगी मस्कुलर, ओके, और पोस्टीरियरली फिक्स है हमारी टंग, पीछे की तरफ से फिक्स है, आगे का एंड बस केवल खुला है हमारी टंग का,
तो ये डिफरेंसेस क्लियर हुआ बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। सर पाइसेस में सर। 2 चेम्बर हार्ट होता है ना? सर पाइसेस का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, हाँ सही है। हाँ बेटा, सर frogs are cold blooded animal. फ्रॉग में क्या? Cold blooded. Cold blooded. क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। Sir, frogs are कोल्ड cold ब्लडेड, blooded. हाँ वो भी बोल सकते हैं। सर मैमल्स वार्म ब्लडेड है ना? रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मैमल्स बर्ड्स वार्म। एंड मैमल्स ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब कोल्ड ब्लडेड किसने बताया था? सर कैरेक्टर नाम मैमल्स बताओ। वार्म ब्लडेड होते हैं क्या? हाँ, मैमल्स एंड बर्ड्स वार्म ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड किसने बताया था, बताओ जल्दी, नाम बताओ अपना। Sir, भावेश. भावेश, ओके। तो बेटा भावेश ये बताओ कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताओ। Sir, ठंडा खून. ठंडा खून क्यों होता है, ठंडा खून उनका बताओ। तो क्योंकि वो नहीं. वाटर्स में रहते हैं। वाटर में रहते हैं। अगर एक दिन पानी में रहे, स्विमिंग पूल में रहे, तो क्या तुम्हारा खून भी ठंडा हो जाएगा? नहीं सर. फिर तुम भी तो पानी में रह रहे हो, तुम्हारी बॉडी में भी 70% पानी है, फिर तुम्हारा खून क्यों गर्म है, वार्म ब्लडेड क्यों हो? मैमल्स एंड बर्ड्स वार्म ब्लडेड क्यों होते हैं? एनर्जी पेंगुइन पानी में रिक्वायरमेंट रहता है। ज्यादा होती है। एनर्जी हाँ रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। नहीं, ऐसा नहीं एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है इसीलिए। एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं, जो एटीपी बनता है ना, एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी सुना है? एटीपी एडिनोट्राइफॉस्फेट पता है सर। Yes, sir. Yes sir. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। ओके, तो एटीपी जब ब्रेक होता है तब हीट रिलीज करता है, हीट, जो एनर्जी का फॉर्म जो रिलीज होता है एटीपी टूटने पर वो है हीट। 7.1 किलो कैलोरी हीट प्रोड्यूस करता है एक एटीपी जब टूटता है तो इतनी जो हीट निकलती है, तो हमारी बॉडी में ये जो एटीपी ब्रेकडाउन से जो हीट निकलती है वो हमारे ब्लड को, हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो हम वार्म ब्लडेड क्यों है, क्योंकि हीट हमारे ब्लड में मिक्स होती रहती है और हम उस हीट से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। ओके, बस फीवर की कंडीशन में बढ़ सकता है, इन्फेक्शन किसी चीज के कंडीशन में बढ़ सकता है। ओके, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ओके, लेकिन ये केवल बर्ड्स और मैमल्स कर सकते हैं, बाकी दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अपनी एटीपी को ब्रेक करके ब्लड में नहीं डालते। ओके, हम ब्लड में डालते हैं, तो हम एंडोथर्म है। थर्मा मतलब टेम्परेचर, एंडो मतलब विद इन, मतलब हम हमारा टेम्परेचर अंदर के अंदर कंट्रोल करके रखते हैं। बाहर का इन्वायरमेंट का कुछ भी हो, अगर आपने बाहर एसी भी लगा दिया और एसी में अगर आपने 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया बाहर का, घर का, आपके रूम का, और आप, लेकिन आपकी बॉडी का 17 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ओके, वो 37 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से एटीपी टूट करके ब्लड में डाला जा रहा है हीट। ओके, 37 बनाया जा रहा है, तो हम एंडोथर्म है, अंदर थर्मा मतलब हीट डालते रहते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। व्हाइल फ्रॉग, ओके, मतलब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, ये कोल्ड ब्लडेड है। मतलब ये क्या करते हैं, ये बाकी दूसरे एनिमल के जैसा, ये भी और बाकी दूसरे सभी प्लांट भी, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जैसा बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वैसा उनका बॉडी टेम्परेचर बन जाता है। ओके, वो एक्स्ट्रा हीट नहीं यूज करते वहां। इसलिए ये लोग, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई स्नेक वगैरह है, अगर उसको 1-2 दिन खाना नहीं मिले तो वो भी वैसा वैसा सुस्त पड़ा रहता है,
ठीक है, उसको ज्यादा भूख नहीं लगती। लेकिन हम अगर आपको आज रात का खाना नहीं दिया जाए तो क्या होगा? सर भूख लग जाती है ना, भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी को दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम हमारी बॉडी का कंटिन्यूअसली टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हीट का यूज कर रहे हैं। हम केवल ऐसा ही यूज नहीं कर रहे कि बस खाना पचाने के लिए या फिर जो है वो एक्सक्रीशन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, तो इन चीजों के साथ साथ में हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ साथ में हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हम जो है वो ज्यादा टाइम तक भूखे नहीं रह सकते, हमको बार बार एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये दूसरे एनिमल्स को पता होता है कि उनको खाना कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उनमें वो डेवलप ही हुआ है कि वो अपनी एनर्जी को अपने बॉडी फ्लूइड में नहीं डालते ताकि स्टोर करके रख ले। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो, जैसे फ्रॉग हमने पढ़ा, तो फ्रॉग हाइबरनेशन कर सकती है, एस्टिवेशन कर सकती है, दोनों चीजें कर सकती है फ्रॉग। कौन बताएगा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का मीनिंग? सर एक स्लीप टाइप रहता है हाइबरनेशन विंटर सीजन्स में। विंटर सीजन में, पूरे विंटर सीजन में स्लीपिंग करना, सोते रहना, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। और पूरे समर सीजन में सोते रहना, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। तो फ्रॉग ऐसा एनिमल है जो हाइबरनेशन भी कर सकता है और एस्टिवेशन भी। जैसे पोलर बियर है, तो पोलर बियर ओनली हाइबरनेशन करता है, विंटर सीजन में वो सो जाता है। क्यों? क्योंकि पोलर रीजन में इतनी ठंडी होती है कि वहां पर फूड ही नहीं मिलता उस टाइम पर उसको खाने के लिए, इसलिए वो सोना पसंद करता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर ले, फिर जैसे ही बाकी फूड अवेलेबल हो जाएगा ठंड के बाद में, तो तब वो खाना खाएगा। ठीक है, अच्छे से। फ्रॉग हाइबरनेशन भी करती है और एस्टिवेशन भी करती है, मतलब बस ओनली वो रेनी सीजन के टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहती है। ओके, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट तब ज्यादा मिलते हैं। बताओ इंसेक्ट क्यों ज्यादा हो जाते हैं रेनी सीजन में? रेनी सीजन में इंसेक्ट क्यों ज्यादा हो जाते हैं? क्योंकि ग्रासेस ज्यादा हो जाती है। जब फूड ज्यादा अवेलेबल होगा तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ेगी वहां पर, क्योंकि उसको नर्चर करने के लिए ज्यादा मिलता है। तो फूड फूड चेन, फूड वेब, आपने ये टर्म पढ़ी होगी 9th में इकोलॉजी में। फूड वेव। यस, ओके, चलो। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको कंपेयर करेंगे हम। और ये कंपैरिजन या ये जो हम टेबल पढ़ रहे हैं, ये नाउअडेज क्या क्या कैरेक्टर्स हमको पता है उसके अकॉर्डिंग है, ना तो आरिस विटेकर ना कोई दूसरा किंगडम सिस्टम। ओके, 5 किंगडम्स को हम आजकल के कैरेक्टर्स क्या क्या पता है उसके बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश करेंगे। फर्स्ट 1 by 1 कैरेक्टर देखेंगे, इसलिए सीरियल नंबर। फिर क्या हम ट्रेस करने वाले यहाँ पर कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के बेसिस पर किसको डिस्टिंग्विश करने वाले हैं, तो डिफरेंट किंगडम्स को। कौन कौन से किंगडम? फर्स्ट किंगडम मोनेरा, देन सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम पंजाब, नेक्स्ट प्लांटी, and fifth one is Animalia. एनिमेलिया। Yes, bro. तो ये 5 किंगडम्स को हम 1 by 1 कैरेक्टर से दिखाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर
सेल टाइप, ओके, सेल टाइप, सेल का टाइप मतलब इसमें सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, और साथ में यूनिसेलुलर है वो ऑर्गेनिज्म मेंबर्स उस किंगडम के, या मल्टीसेलुलर है। तो पहले बताओ, मोनेरा के मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में सेल कैसे मिलेगी, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोट। वेरी गुड, प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी। बाकी सभी में, बाकी सभी किंगडम्स में यूकैरियोटिक सेल, ओके। एक में यूकैरियोट लिख दिया मैंने, अब बाकी में सब में शॉर्ट में बता रहा हूँ यूकैरियोट। तो ये प्रोकैरियोट का एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट के 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। इसमें किसी को डाउट है? फिर सेकंड, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। वेरी गुड, जी यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। हाँ, यूनिसेलुलर। अरे, किंगडम प्रोटिस्टा हमने थर्ड वाला किंगडम बनाया था अर्न्स्ट हैकेल ने, तो उसने ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्लेस किया था ना प्रोटिस्ट में, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, डायटम, डायनोफ्लैगेलेट, स्लाइम मोल्ड्स, ये यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप है, ओके। बाकी सभी फिर ये मोस्टली मल्टीसेलुलर है। तो फंजाई में मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट, क्योंकि ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। ऐसे ही प्लांट्स में मोस्टली मल्टीसेलुलर, प्लांट, मोस्ट ऑफ द प्लांट मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट सम एल्गी, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ये यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल हैं। लेकिन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, ओके। तो फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है तो पूछ लो। सेकंड, सेल वॉल। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते कि प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है सेल वॉल। बताओ, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है या नहीं होती? देखो, ध्यान रखना, सेल वॉल प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में नहीं होती और एनिमल्स में नहीं होती। तो एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओके। बाकी चारों ग्रुप में मिलेगी, लेकिन देखो मोनेरा में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है माइकोप्लाज्मा, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओके। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट, बाकी सभी में प्रेजेंट। प्रोटिस्टा, ऑलमोस्ट ऑल प्रोटिस्ट में प्रेजेंट एक्सेप्ट प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट मतलब अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ओके। सर एक और इनमें बताओ। क्या बेटा? सर एक और बताओ। बताओ। एक और बताओ सर, सेकंड वाला सेल वॉल। ओके, एक और बार बताओ मतलब फिर से हाँ रिपीट करूं? हाँ। ओके, सेल वॉल, सेल वॉल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है हम देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया में देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऐसे ही प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सभी प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट, एंड यूग्लिना में एब्सेंट होती है। किसी का माइक ऑन है बेटा? प्लीज माइक म्यूट कर लो, ध्यान रखो बेटा, माइक म्यूट कर दिया करो आप लोग, अदरवाइज
आप लोग को दिक्कत होगी सुनने में। तो प्रोटोजोन प्रोटीज एंड यूग्लिना इनमें एब्सेंट होती है, बाकी सभी प्रोटीज में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। फंजाई, ऑल फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल फंजाई। ये सभी फंजाई में प्रेजेंट होती है। प्लांट, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन जब भी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यूकैरियोट्स में, ओके, बैक्टीरिया में कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओके, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनके गैमेट में कभी भी सेल वॉल नहीं होती, ये याद रखना। अगर आपको पूछा कि विच प्लांट सेल लैक सेल वॉल, और ऑप्शन दिया विच प्लांट सेल लैक सेल वॉल, और ऑप्शन दिया आपको पोलन ग्रेन, egg, leaf cells, seed, ओके, ऐसा कोई भी ऑप्शन दे दिया। अब आप बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप, कौन सी प्लांट सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है? पोलन ग्रेन्स एंड एग। नहीं, एक, ओनली एक चूज करोगे। पोलन ग्रेन गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट रहते हैं, मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर गैमेट रहते हैं, ओके। तो पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, गैमेट नहीं है, एक फीमेल गैमेट है, ओके। तो पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट रहते हैं, लेकिन पोलन ग्रेन बोला है तो पोलन ग्रेन का भी कवरिंग रहता है, सेल वॉल रहती है पोलन ग्रेन। तो आंसर हो जाएगा एक सेल। तो गैमेट को आपको ध्यान रखना है, गैमेट में सेल वॉल नहीं होती, ओके। और एनिमल का पूछा या प्रोटोजोन का पूछा या यूग्लिना का पूछा, तो इनमें तो सभी सेल्स में एब्सेंट ही होती है, ओके। हमारी किसी भी सेल में नहीं मिलेगी सेल वॉल, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेल वॉल का कंपोजिशन, सेल वॉल बनती कैसे? अगर सेल वॉल है तो उसका कंपोजिशन ये आपको पूछते हैं। जिसमें प्रेजेंट है उसमें किससे बनी है? मोनेरा, बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को किससे बनी है? तो हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब जैसे मैंने बोला पेप्टाइडोग्लाइकन, किसी को समझ में आया क्या क्या मतलब? तो कोई बता सकेगा मीनिंग? देखो किसी की आवाज नहीं आई, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करें पेप्टाइड एंड ग्लाइकन्स में, तो शायद अब कोई बता पाएगा। पेप्टाइड का मतलब, पेप्सिन। पेप्सिन तो प्रोटीन है बेटा। पेप्टाइड का मतलब वो एंजाइम है पेप्सिन, जो प्रोटीन को ब्रेक करता है। यस बेटा, कम अगेन। सर ग्लाइकैंस का पता है, तो ग्लाइकोजन। वो स्मॉल चेन होती है अमीनो एसिड की। यस, ओके। पेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड की लंबी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन पेप्टाइड बोला मतलब, पेप्टाइड का मतलब है कि वहां पर अमीनो एसिड लिंक्ड है पेप्टाइड बॉन्ड से, ओके। डाइपेप्टाइड बोलेंगे तो दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, तीन ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे तो तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे, ऐसा। तो पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड जुड़े हैं वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड से, CONH बॉन्ड से। तो पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड है वहां पर एक से ज्यादा, तो अमीनो एसिड है, ओके। ग्लाइकन्स बताओ, तुम बोलते थे ना ग्लाइकन्स का मतलब पता है, जल्दी बताओ बेटा। ग्लाइकन्स मतलब, ग्लाइकन्स मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, ओके। तो पेप्टाइड और ग्लाइकन का मतलब हो गया अमीनो एसिड्स प्लस शुगर, अमीनो एसिड्स रहेंगे
और ग्लाइकन्स मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, तो शुगर रहेगी। ओके, इसी को आगे हम म्यूरिन्स भी कहेंगे। और दो तरह के पेप्टाइडोग्लाइकन बनाने के लिए जो म्यूरिन लगते हैं वो दो तरह के होते हैं, NAG एंड NAM। इसको हम बैक्टीरिया में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में अगर सेल वॉल है तो प्रोटिस्टा का सेल वॉल का मेन कंपोजिशन होता है सेलुलोज, और सेलुलोज के साथ में फिर पेप्टिन या फिर सिलिका हो सकती है, पेप्टिन या सिलिका। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ओके, तो स्लाइम मोल्ड्स में, स्लाइम मोल्ड ग्रुप पढ़ा था हमने प्रोटिस्टा में, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनमें फंगस के जैसी काइटिन से बनती है सेल वॉल। और काइटिन का मतलब है यहाँ पर, मतलब काइटिन से, काइटिनस सेल वॉल। काइटिन का मतलब होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर। ये भी एक ग्लाइकन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट। ओके, पंजाब में काइटिनस सेल वॉल। प्लांट में मेनली सेलुलोज से बनती है सेल वॉल। सेलुलोज के साथ में पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, ओके, इस तरह के और केमिकल हो सकते हैं। मेनली सेलुलोजिक सेल वॉल बनते हैं। 60% सेल वॉल का कंपोजिशन सेलुलोज बनाता है। इसमें तो ऑप्शन ही है, कोई कंपोजिशन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके बाद में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कैरेक्टर बताएंगे। ओके, तो न्यूट्रिशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, और मेंबर्स तो आपको पता ही चल गए हैं। ये हम मंडे को एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद में 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ ये पढ़ेंगे मंडे। ठीक है बेटा, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। स्क्रीनशॉट हो गया? नो सर। अच्छा, चलो बेटा, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय। ओके, और जो नए स्टूडेंट थे, होप उनको समझ में आया होगा। भावेश ने तो कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दिए थे। अदिति बेटा, आपको कुछ समझ में आया आज के लेक्चर में? सर यस बेटा, सोनल बोलो। सर पेक्टिन क्या बेटा? सर सिलिका एंड पेक्टिन। क्या बोल रहे हो बेटा? सर पेक्टिन जो आपने लिखा है ना सेलुलोज पे, सेलुलोज के बाद में पेक्टिन लिखा है, पेक्टिन, PECTIN, पेक्टिन। एंड सिलिका। क्या बेटा? सर सिलिका, यस, पेक्टिन क्या और सिलिका। क्या है? बेटा पेक्टिन ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड है। पेक्टिक एसिड प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड से बनता है पेक्टिन। ओके, और सिलिका, सिलिका तो आपको पता होना चाहिए, Si, सिलिका, जिससे ग्लास भी बनता है, सिलिका ऑक्सीजन, सिलिका। ओके, तो Si, सिलिका, वो सिलिका है यहाँ पर। रेत, रेत वाला जो रहता है ना सिलिका, वो। ओके बेटा, चलो बाय, कल मिलते हैं, मंडे को मिलेंगे। टेक केयर।